हे गाइस, वेलकम बैक। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूनिट 4 पार्ट 3 है। इसके बाद एक और पार्ट बनेगा, उसमें ये यूनिट कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। टॉपिक है अपना पहला वाला, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। जो प्रॉमिस हम तुमसे किए हैं उसको हम किसी वक्त पे और किसी जगह पे परफॉर्म करेंगे। सवाल उठता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारे मन में कि अगर हम लोग का बात हुआ है तो उसी जगह पे करना है कि नहीं, अगर बात नहीं हो तो कहाँ करना है, कब करना है, ये सब सवाल उठता है। तो लॉ बोला कि चलो हम इसका भी जवाब दे दे रहे हैं, तुमको अलग अलग कंडीशंस दे दे रहे हैं, हर कंडीशन में क्या करना है ये भी बता दे रहे हैं। उसको हम एक एक सेक्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो सेक्शन 46 से लेके 49 50 तक इसी का जिक्र हुआ है। ठीक है, अच्छा ये बात का ध्यान रहे, ये एग्ज़ाम में कैसे आएगा। पहला बात, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई ना कोई एग्जाम्पल से केस स्टडी बनाएगा जिसमें ये चारों में से मानो कोई एक टाइप दे दिया, तुमसे पूछेगा कि इसमें लॉ क्या बोलता है। सेक्शन कोट करना इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर करे तो बहुत इजी है 40 60 50, और बहुत अच्छा भी है। अगर कोट कर दे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उससे, बट अगर नहीं याद है तो छोड़ देंगे। ठीक है, पूछेगा कि क्या हुआ है, हम लोग को रेफ़र करने, अपने माइंड में एक चार्ट बनवाएंगे उससे, और फिर आंसर देना। सबसे पहले सेक्शन 46। सेक्शन 46 क्या बोला, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम स्पेसिफाइड। सबसे पहले ये बात का तुम बात को समझो कि एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, यानी कि हम, और मानो हम तुझसे कुछ परफॉर्म करने का प्रॉमिस किया, हम प्रॉमिस किए कि हम तुमको तुम्हारा क्लास लेंगे। ठीक है, हाउ एवर हम क्लास कब लेंगे इसका हम कोई एप्लीकेशन लिख के तुमको दिए ही नहीं, हम कोई टाइमिंग दिए ही नहीं, कोई बात बताई नहीं कि कितने बजे तुमको आना है। तो फिर क्या करना है, लॉ ये बताता है। सबसे पहले लॉ क्या बोला, अगर टाइम नहीं स्पेसिफाई, टाइम का एप्लीकेशन नहीं हुआ है तो क्या करना है। टाइम अगर स्पेसिफाई नहीं हो, टाइम का बात ही नहीं हुआ है तो क्या करना है। इसका जवाब है कोई भी रीजनेबल टाइम में हम लोग कर सकते हैं। सवाल उठता है रीजनेबल टाइम क्या होता है। देखो, रीजनेबल टाइम कोई भी ऐसा आर, कोई भी ऐसा वक्त जब कोई भी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, कोई भी समझदार नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा और जिसके लिए कर रहा है उसको भी कोई दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम तुम्हारे से तुमको बोलेंगे, हम तुमको क्लासेस लेंगे तुम्हारा, और हम बोले रात को 3 बजे आओ तुम क्लास करने के लिए, क्या ये रीजनेबल आर है? नहीं सर, रीजनेबल आर होता है ट्यूशन के लिए 7 से सुबह, 7 से शाम 7 8 बजे तक, उस बीच में कभी भी बुला सकते हैं, रात को कोई नहीं आएगा। तो अगर कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है तो हम लोग को रीजनेबल आर में आना होगा। शायद विनय भैया 5 बजे मिलेंगे, 4 बजे मिलेंगे कोचिंग में, तो उस टाइम जाना, तो ये हो गया रीजनेबल टाइम। ठीक है, दूसरा सेक्शन 47, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। हम तुमको ये तो बता दिए कि 5 बजे आना है, लेकिन कोई एप्लीकेशन लिख कर नहीं दिए हैं। तो इस ये पहला क्या बोला कि ना एप्लीकेशन दिया है ना टाइम स्पेसिफाई किया है। दूसरा में बोला कि टाइम तो स्पेसिफाई कर दिया कितना बजे आना, बट एप्लीकेशन लिख कर नहीं दिया। इसमें क्या करना है, बोले व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे and the promiser has undertaken to perform it without application by the promise, the promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such day and the place at which the promise ought to be performed. एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं बोला है कि शाम को 5 बजे परफॉर्म करना है, यहाँ पे ये बोला है कि सूरज ढलने के बाद हम परफॉर्म करेंगे। तो टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ यार इस वक्त के बाद हम करेंगे, लेकिन कोई एप्लीकेशन, कोई परफेक्ट टाइम नहीं बताया गया। तो क्या करें, यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई मतलब तुमको वक्त परफेक्ट नहीं पता है। ठीक है, बस पता है हाँ सूर्यास्त, सन डाउन होगा उसके बाद अपन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बोले कि इस सीन में भी यूजुअल आवर्स मानो शाम ढल गया है, भैया का ऑफिस 7 8 बजे तक खुला रहेगा, तो उस दौरान तक ही तुम आके परफॉर्मेंस करवा सकते हो और हम उस टाइम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज ऑफर्ड say after sunset, the promisee may refuse to accept delivery for the usual business hours are over. Moreover, the delivery must be made at the usual place of business. पहला तो बोले यूजुअल प्लेस में होना चाहिए जहाँ पे हमेशा करते हैं। दूसरा यूजुअल आर, मानो हमेशा हम सुबह 10 बजे तक भिजवा देते थे, एक दिन नहीं भिजवा, शाम में भिजवा, वहाँ पे ऑफिस नहीं था। बोला मतलब उसका मालिक था, बोला कि हम नहीं और अब हम नहीं लेंगे, ये तरीका हमको पसंद नहीं आता है। क्या वो वैलिड काम कर रहा है? बोले हाँ। अगर टाइम एंड प्लेस डिसाइड नहीं है, टाइम स्पेसिफाइड है
बट एप्लीकेशन नहीं दिया गया, टाइम स्पेसिफाइड तो 10 बजे का, बट एप्लीकेशन नहीं दिया कि आज हम 5 बजे आएंगे, शाम में आएंगे, तो वहाँ पर अगर यूजुअल आवर्स में नहीं हो रहा है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को वापस बोल सकते हैं कि नहीं आज अभी परफॉर्म मत करो, ठीक है। तो पहला में टाइम स्पेसिफाइड नहीं था, एप्लीकेशन दिया हुआ नहीं था। दूसरा वाला में टाइम स्पेसिफाई हो गया, एप्लीकेशन नहीं दिए। तीसरा वाला में एप्लीकेशन दे दिए और प्रॉपर टाइम एंड प्लेस भी पता है, तो 46 पता हो गया, 47 भी पता हो गया, 48 में सर टाइम भी बता दिए कितना बजे करना है, कहाँ करना है ये भी बता दिया और एप्लीकेशन भी दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे एंड द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बोले कि भाई आपसे ट्यूशन पढ़ना है, हम बोले कि 5 बजे आ जाओ, ठीक है। हम ये स्टार्टिंग से बोल रहे वाला, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। अब मानो हमको बोला प्रोमिसी आगे वाला कि भैया आप परफॉर्म तब तक मत करिएगा जब तक आप हमको एप्लीकेशन नहीं देंगे, तो ये मेरा ड्यूटी होता है कि मैं एक एप्लीकेशन दें, उस एप्लीकेशन में जो हम टाइम दे रहे हैं ना वो हो कोई प्रॉपर प्लेस का और कोई यूजुअल विद इन आवर्स का। मानो बोले कि 5 बजे क्लास करने आना, तो वो वाजिब है, रात को 3 बजे वाला बात वाजिब नहीं है, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन दे रहे हैं और उस एप्लीकेशन में टाइम वगैरह स्पेसिफाई करवा रहे हैं। चौथा, प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। कहाँ परफॉर्म करें अगर कोई एप्लीकेशन ही नहीं दिया गया है, कोई जगह फिक्स ही नहीं है, तो कहाँ परफॉर्म करें। बोलें कि इसमें कोई भी रीजनेबल प्लेस में कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्यूशन का बात कर लिए लेकिन बता ही नहीं कहाँ करना, तो रीजनेबल प्लेस क्या हुआ, मेरा कोचिंग सेंटर, ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल है, ए बोला बी को कि हम तुमको 1000 मॉन्स ऑफ जूट देंगे, मॉन्स एक वैल्यू होता है जूट के लिए, ठीक है। अब ए बी को एक मतलब अप्लाई करेगा कि क्या रीजनेबल प्लेस में हमको देना है, अगर वो बताया तो ठीक, नहीं तो अगर मानो इसका कोई फैक्ट्री है या फिर गोदाम है तो वहाँ ले जाके रखवा देगा, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रोमिसी। प्रोमिसी मुंह खोल के बोल दिया इस टाइम पे करना है। फॉर एग्जांपल तुम ही बोल दिए कि भैया आप मेरे को 5 बजे पढ़ा सकते हैं, तो हमको उसी टाइम करवाना होगा। भैया आप मेरे को मेरे घर में आके पढ़ा सकते हैं, और अगर तो हमको घर पे आके पढ़ाना होगा अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। ये परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं अप्रोप्रिएशंस ऑफ पेमेंट में। कभी कभी क्या होता है, मानो तुमसे हम 5 लाख रुपया लिए, कैसे लिए, पहले 2 लाख लिए और फिर 3 लाख लिए। अब हम तुमको पेमेंट कर रहे हैं 4 लाख रुपया, ठीक है। तो सवाल उठता है कि भैया ये कौन सा वाला लोन का पेमेंट था। मानो एक हम लिए 2016 में 2 लाख रुपया, 2017 में 3 लाख रुपया, ठीक है। और फिर 2018 में 5 लाख रुपया, हम तुमको पेमेंट की 4 लाख रुपया। तुम बोलेगा भैया ये कौन सा वाला पेमेंट था। हम बोलेंगे तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि तुम जो पहला वाला 2 लाख 2016 था उसका कट काट लो, और फिर 2017 वाले का 3 लाख में से उसमें से 2 लाख काट लो, फिर बाकी का पेमेंट हम बाद में कर देंगे। दूसरा है जो हम रेशियो में लिए हैं जो कि है 2:3:5, उसके हिसाब से ये 4 लाख को बांट दो, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे करके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बनता है। तो लॉ बोला कि किस केस में क्या करना है। पहला, ये 3 सेक्शन में बात हुआ नहीं, इसका 2 सेक्शन में बात हुआ, इसका 59 और 60, ठीक है। 59, 60, 61 3 में बात हुआ। पहला, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, where a debtor owing several distinct debts to one person makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। बोला यहाँ पे कि मुंह खोल के अगर हम तुमको पैसा देते टाइम बोले कि यार ये 2016 में लिए थे ना उसका 2 लाख और 2017 वाला का 2 लाख, ठीक है, बाकी हम दे रहे हैं। ये अगर हम मुंह खोल के एक्सप्रेस कर दिए या फिर इस कंडीशन में दिए कि तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ ये टाइम के हिसाब से कर रहे हैं भैया, तो ये उसी हिसाब से माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर द डेटर हैज़ ओमिटेड टू इंटीमेट एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टेंसेज इंडिकेटेड इन विच डेट
the payment is to be applied. The creditor may also may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, where its recovery is or is not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम तुमको पैसा तो दे दिए, तुम क्रेडिटर हम डेटर है, हम क्रेडिटर को पैसा लौटा तो दिए लेकिन बताएं नहीं कि कौन सा पेमेंट है। तो यहाँ पे क्रेडिटर के हाथ में है, वो जिसका चाहे उसका पेमेंट समझ सकता है, ठीक है। और तीसरा, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, ना हम बोले ना तुम कि ये कौन सा वाला पेमेंट है, कौन सा वाला के लिए पेमेंट है, तो क्या होगा, वेयर नीदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम whether they are or are not barred by the law in force for the time being as to the limitations of suits. If the debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionately. सिंपल बात में अगर कुछ नहीं बोला तो टाइम के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। 2016 में फिर पहले 2016 का क्लियर करो, फिर 17 का, फिर 18 का, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो। फिर हम लोग आएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वाला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले भैया डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज करने का मतलब उसको अब वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा नहीं है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट के बोझ से हट गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कई प्रकार से हो सकते हैं। सबसे इजी वाला डिस्चार्ज कौन सा कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे को करना था जब वो हम कर देंगे, उसके बाद हमको उस कॉन्ट्रैक्ट से मतलब नहीं है, यानी कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। इट टेक्स प्लेस when the parties to the contract fulfill their obligations arising under the contract within the time and in the manner prescribed. Discharge by performance may be actual performance or attempted performance. बहुत सही जगह पे आए हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से सुनो। एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि हम तुमको बोले कि हम तुमको पढ़ाएंगे और हम तुमको पढ़ाए तुम्हारे घर आकर, यहाँ पे हम वो काम कर दिए, हम उस काम के टेंशन से हट गए। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब हम तुमको बोले थे हम तुम्हारा घर आके तुमको पढ़ाएंगे, हम तुम्हारे घर आए, हम बेल बजाएं, बट हम देखे कोई बाहर आया ही नहीं, घर पे तो ताला लगा हुआ है। हम कोशिश किए परफॉर्म करने का, और जब भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो, जब भी टेंडर टू परफॉर्म हो, माना जाएगा कि वो परफॉर्मेंस के इक्वल है और हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएंगे, यानी कि हमको फिर टेंशन नहीं लेना तुमको पढ़ाने का, वो फीस मेरा ही है, ठीक है। इसको एक बार रीड करते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज सेट टू हैव टेकन प्लेस व्हेन ईच ऑफ द पार्टीज हैज़ डन यानी कि कर चुका है what he had agreed to do under the agreement. When the promisor offers to perform his obligation but the promisee refuses to accept the performance, it amounts to attempted performance or tender, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बहुत बार होता है कि हम और तुम एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करके डिस्चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम तुमसे लिए 1 लाख रुपया लोन, तुम बोला कि भैया आप मेरे को बाद में रीपे करो 50,000, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, बट आप मॉर्गेज रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि हम तुमसे 1 लाख का लोन लिए, और फिर नया कॉन्ट्रैक्ट क्या बना कि हम 50,000 लौटाएंगे और साथ में मॉर्गेज रखेंगे, यानी कि गिरवी रखेंगे, मॉर्गेज का मतलब। तो यहाँ पर ध्यान दें कि क्या ये एक टाइप का, हम लोग जब अगली क्लास में पढ़ेंगे तो एक टर्म आएगा नोवेशन, यानी कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटा के नया कॉन्ट्रैक्ट लाना। तो यहाँ पे वो हुआ। तो यहाँ पे जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो हम लोग म्यूचुअल एग्रीमेंट से, आपसी सहमति से हटा दिए, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट agree to substitute a new contract for it or to rescind it or remit it or alter it, the original contracts need not to be performed. The principles of novation, rescission, alteration and remission are already discussed. ये सारा टर्म हम तुम लोग को फिर से डिस्कस करके बताएंगे अगले क्लास में। फॉर द टाइम बीइंग इतना समझ लो, नोवेशन यानी कि नया कॉन्ट्रैक्ट करना पुराने वालों को हटा के, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही 4 कॉन्ट्रैक्ट है, NRAR, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन एंड रिमिशन, भी अगली क्लास में बता देंगे, टेंशन मतलब।
फिर डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यार जब कॉन्ट्रैक्ट किए थे तब तो परफॉर्म करने लायक थे, लेकिन अब तो इम्पॉसिबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी जो सीन चल रहा है, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम तुमको पढ़ाएंगे। हाउएवर कोविड-19 के कारण कहीं भी जमा होने का अनुमति नहीं है, लॉकडाउन है। इस कारण से हम तुमको नहीं पढ़ा पा रहे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। दोनों एक ही मतलब है कि पहले तो पॉसिबल था, इनिशियली इट वाज पॉसिबल, बट इवेंचुअली बाद में ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, द इम्पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। इन दैट केस इट वुड बी इम्पॉसिबिलिटी एब इनिशियो। बहुत बार होता है इम्पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग से ही होता है। हम तुमको बोल दिए अभी इस लॉकडाउन के दौरान कि हम फॉर एग्जांपल तुम्हारा आईपीसीसी का भी पढ़ाई तुमको करवाएंगे, और लॉकडाउन 3 साल मानो एक्सटेंड हो गया, तो ये तो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल था, इसका होना तो पहले से ही इम्पॉसिबल था। ठीक है, फिर ऑल्टरनेटिवली इट में सुपरवीन। बहुत बार होता है कि बाद में इम्पॉसिबल हो, जैसे कि मेरा पहला वाला एग्जाम्पल कि लॉकडाउन से पहले हम लोग का कुछ बात हुआ पर लॉकडाउन के कारण वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इट में टेक प्लेस ओइंग टू। ये कब कब होता है, पहला एन अनफोर्सीन चेंज इन लॉ। अभी क्या हुआ है भैया, अभी लॉ चेंज हो गया, हम लोग का राइट बहुत सारा अभी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। अभी फॉर द टाइम बिंग गैदरिंग मना किया गया है, लॉ में चेंजेस आए हैं, तो उसके कारण सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुआ। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एसेंशियल टू दैट परफॉर्मेंस। हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी में हम तुमको एक फरारी गिफ्ट करेंगे। हाउ एवर, चलो गिफ्ट नहीं करेंगे, हम फरारी सस्ते दाम में बेच देंगे। हाउ एवर वो फरारी तुमको बेचने से पहले ही चोरी हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सब्जेक्ट मैटर था, जिस चीज़ को बेचना था वही नहीं रहा, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं भैया, डिस्चार्ज है उस कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, फिर द नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन ऑकरेंस of particular state of things which was naturally contemplated for performing the contract as a result of some personal incapacity like dangerously malady। इसको अगर दें एग्जाम्पल तो दो एग्जाम्पल बनता है। पहला, हम तुमको बोले कि हम तुमको पढ़ाएंगे लेकिन मेरा तबीयत ख़राब हो गया, तो अब हम पर्सनली कंपिटेंट नहीं है पढ़ाने के लिए, हम डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, सब पहले था, इनिशियली शुरुआत में मेरे को था कि हम पढ़ा सकते हैं, बट इवेंचुअली बाद में हम नहीं पढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेंजरसली मैलेडी। मानो हमको पता है कि कोरोना वायरस अभी भी है और धनबाद में भी है, फिर भी हम तुम लोग को अगर साथ में बुला के पढ़ाएंगे तो वो रिस्की है। तो ये क्या है, डेंजरसली मैलेडी है, यानी कि शुरुआत में तो हम कर सकते थे लेकिन अब इसको परफॉर्म करना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, फिर द नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, ये तो हो गया। फिर द डिक्लेरेशन ऑफ अ वॉर। हम लोग का बात हुआ चाइना के साथ कि वो हम लोग को मास्क देगा, लेकिन अचानक से आज रात को ही चाइना हम लोग पे वॉर कर दिया, फिर हम लोग के बीच में लड़ाई हो गया। ठीक है, हम लोग भी हमला किए, वो लोग भी हमला किया, क्या अब चाइना से मास्क मिलेगा? नहीं, वो एनिमी कंट्री है, और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एनिमी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। हम तुमको बोले कि हम तुमको 3 महीने के अंदर पढ़ाएंगे, लेकिन 3 महीना पार हो गया। अब तुम मेरे को ब्रीच के लिए भले ही सू करो, ब्रीच यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए, लेकिन हम तो डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, एक क्रेडिटर डज नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द बायर फॉर रिकवरी ऑफ द प्राइस विद इन 3 years, द डेट बिकम्स टाइम बार्ड एंड हेंस इरिकवरेबल। अगर हम तुमसे ये चीज़ दिमाग में डाल लो, अगर तुम कोई भी लोन दिया है तो 3 साल के अंदर उसको केस करो और लोन रिकवर कर लो, नहीं तो वो लोन को इरिकवरेबल माना जाएगा। ठीक है, फिर डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बहुत बार लॉ बोल देता है, मान लो किसी को हम, तुम मेरे से प्रॉमिस कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, या फिर डेथ हो गया प्रॉमिसर का, ये सब चीज़ में लॉ बोल दिया कि नहीं, अब नहीं हो सकता परफॉर्म। फिर डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। शॉर्टकट में बोले, ब्रीच यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। जब भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पार्टी प्रॉमिसर या प्रॉमिसी तोड़े तो वहाँ पे ऑलरेडी डिस्चार्ज हो जाते हैं, हमको कॉन्ट्रैक्ट फिर से परफॉर्म नहीं करना है। प्रॉमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ए बी को दिया 5 लाख, सी बोला हम तुमको 1 लाख देंगे, और बी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुम 1 लाख दे दो, 4 लाख मत दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाकी का 4 लाख वो राइट को वेव कर लिया, उठा लिया वापस, अब वो रेमिट कर दिया, वो कैंसिल कर दिया उस हिस्सा को, तो इस केस में भी डिस्चार्ज माना जाएगा।
फिर इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस। देखो, हम तुमको बोले कि हम तुमको घर आके पढ़ाएंगे, ठीक है। हाउ एवर जिस रूम में हम लोग बैठे हैं वो रूम इस कंडीशन में ही नहीं है कि हम उसमें पढ़ा पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम प्रोमिसर के लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाए, और जब ऐसा कुछ होता है कि तुम प्रोमिसर को रीजनेबल अफोर्ड फैसिलिटीज़ ना दो, तो वो डिस्चार्ज हो सकता है अपने लाइबिलिटी से। फिर मर्जर ऑफ राइट, बहुत बार होता है कि एक सुपीरियर मर्जर एक इन्फीरियर मर्जर को ओवरकम कर ले। फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल देंगे। पहला, हम बोले कि यार तू मेरा घर के किचन बना दे, तुम बोला ठीक है। फिर हम बोले एक काम कर, पूरा घर बना दे। तो अब किचन तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, सुपीरियर कौन है, बड़ा कौन है, पूरा घर। यानी कि किचन का तो अब टेंशन लेना ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज, ये नया कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो अम, इसमें तुम समझ लो हम तुमसे एक भाड़ा पे फ्लैट लिए, हम अब उस फ्लैट को खरीद लिया। तो पहले हम क्या थे, टीनेंट, छोटा राइट। अब क्या है, ओनर, बड़ा राइट। तो छोटा वाला राइट, पुराना वाला जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, हम उससे डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। सो अब एक और क्लास में ये यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप तुम लोग को वीडियो समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा है या फिर किसी भी जोन में कहीं भी दिक्कत हो रहा है, तुम लोग मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू।